हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले आप लोग का 200 सवालों का महातांडव। दोस्तों बता दूं, इसमें हम लोग जो 2022 में आप लोग का जितना मॉडल सेट जारी हुआ था सभी का एक वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस एक वीडियो को देखिए, पूरा 2022 का मॉडल सेट कंप्लीट। बस जाते जाते देख लो, कुछ पढ़े हो नहीं पढ़े हो इसको जरूर देखिए। इसमें से जरूर कुछ सवाल आप लोग एग्जाम में बनेंगे, तो एक बार जरूर देख लो, ठीक है, ताकि एग्जाम में हेल्प हो सके। चलो सभी को जरूर शेयर करना, आपके जो भी दोस्त अभी एग्जाम देने वाले हैं सभी को फटाफट शेयर कर दो। चलिए सवाल फटाफट से बिना देरी के सवालों को देखते हैं। दोस्तों फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1789। जी हाँ दोस्तों, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसो। आप लोग सारा चीज पढ़ाए हम। यंग इटली की सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजिनी भैया ने किया था। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो देखिए यहाँ पर अब आप लोग कैसे बोलते हो कि इसका 1871 है, 1869 है, ठीक है। अब मैं दोस्तों आप लोग का एनसीईआरटी दिखा दूंगा, 1870 है, ठीक है। आप लोग को जो अच्छा लगे मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कहोगे मुझे तो मैं कहूंगा 1870 है, क्योंकि एनसीईआरटी में ही यही लिखा हुआ है, 1861 नहीं है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुल्क संघ जंग। और दोस्तों गूगल में सर्च करोगे तो 1871 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में आप लोग का एक छोटा सा जगह पे देख लेना, पढ़ना किताब अच्छे से दिया, 1870 है। शुल्क संघ जेलबोराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का क प्रसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। बहुत फेमस वाला, अच्छे से देख लो। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, यानी महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसका था? यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। गौ सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि किससे किसे सम्मानित किया? तो 9 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा घ, यानी महात्मा गांधी जी को दोस्तों केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फर खां, यानी गौ नंबर सही हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन होते हैं? तो 2 संसाधन होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन होते हैं। कौन कौन? आप लोग का जैव और अजैव। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य क्या कारण है? तो इसका हो जाएगा पशुचारण। सॉरी पशुचारण नहीं, भूमि निम्नीकरण का अधिक सिंचाई होता है, तो 12 का ख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। 13 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन दोस्तों 1992 में किया गया था, ठीक है, 1992 में। और कहाँ किया गया था? तो रियो डी जेनरियो, ब्राजील के रियो डी जेनरियो में, याद रखना, किया गया था। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो 14 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा घ। राजस्थान में दोस्तों काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के सारे राज्यों में पाई जाती है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्रकृति, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करना, ये वनस्पति जात प्राणी जात का ह्रास कारण नहीं है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना, ठीक है, या फिर टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर भी बोल सकते हो जिसको। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 1973, ठीक है। बाघ परियोजना की शुरुआत दोस्तों 1973 में हुआ था, ठीक है। और वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, आप लोग ऐसे इसको याद रखना ट्रिक से कि वन संरक्षण पहले वन बनेगा तभी तो बाघ आएगा ना। तो वन बनेगा कब? पहले बनेगा 1972 में बनेगा, और बाद में बाघ आएगा तो 1973 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना, नहीं बोलो। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो गया 17 का इनमें से सभी संकटग्रस्त जाति या दुर्लभ जाति, इन सभी को रखा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा घ। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? तो 18 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ख, यानी इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ग, यानी कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं के बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। 19 का ग बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 में देख लो, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 20 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का ग नंबर, यानी कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल देखिए कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो 21 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 22 नंबर की, मान लीजिए 21 का हो गया घ, ठीक है। 22 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि देश में 4 परिवार है और प्रत्येक परिवार के प्रति व्यक्ति 5,000 है, तो 5 से 20,000 कुल आय हो जाएगा। 3 परिवार की आय 4,000, 7,000 और 3,000 है, यानी टोटल हो जाएगा कितना? 14,000। तो 20 में 14 जाएगा तो चौथे परिवार का कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगले सवाल देखेंगे, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाता है? तो ये शिशु मृत्यु दर। 24 का ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 में देखिए क्या बोल रहा है, वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है?
तो वनोत्पाद का संग्रह करना दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। वनोत्पाद आ रहा है ना, तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, वे क्या कहलाते हैं? तो वे दोस्तों संगठित क्षेत्र हो जाते हैं। 26 का जी हाँ क नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। 27 देखो क्या बोल रहा है कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से सेवा क्षेत्र कौन से है? तो दोस्तों ये शिक्षक और जो टैक्सी ड्राइवर है राकेश और रमेश, नरेश और राकेश, तो नरेश और राकेश क्या है? ये सेवा क्षेत्र के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। 27 का ग हो जाएगा। 28 में देखो क्या बोल रहा है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन कराता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? यानी कह रहा है कि मनरेगा कितना दिन वर्ष में रोजगार देता है, तो वो दोस्तों 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। कौन? मनरेगा। 28 का ग। 29 में देखो क्या है, एक खेत में लक्ष्मण उसके परिवार 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिससे सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की उपस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो ये दोस्तों हो जाएगा आप लोग का 29 का क्या हो जाएगा? जी हाँ, ये हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। दोस्तों इस प्रकार जो बेरोजगारी होती है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मतलब क्या, आप काम तो कर रहे हो बट आपका काम दिखाई नहीं पड़ता वहां पर, इसलिए पहले भी 20 क्विंटल था, अभी 20 क्विंटल ही, कोई वृद्धि नहीं हुआ, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? तो दोहरे गणना से बचने के लिए। क्यों? प्रत्येक क्षेत्र का अंतिम उत्पाद मतलब क्या? जैसे आटा हुआ, पहले अब गेहूं उगाए, गेहूं से आटा हो गया, आटे से बिस्किट बन गया, तो आपको फाइनली बिस्किट का दाम जोड़ेगा, गेहूं आटा का नहीं जोड़ेगा। क्योंकि मान लो आप गेहूं का जोड़ा तो फिर आटे का भी जोड़ेगा, फिर बिस्किट का भी जोड़ेगा, तो आपको गेहूं का जोड़ा एक बार, ठीक है, अब फिर से आटे का जोड़ोगे तो उसमें गेहूं का भी तो दाम आ जाएगा ना, इसलिए फाइनली जोड़ लो बिस्कुट को, सभी का दाम उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये हो जाए दोहरी गणना यानी 31 का ख। 31 नंबर, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो 31 का दोस्तों सही उत्तर हो जाए ग नंबर, यह अस्थिरता में आपसी खुद को बढ़ाती है, यह सत्य नहीं है। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? 32 नंबर देखिए क्या भाषाई समूह नहीं है, तो 32 का सही हो जाए ख यानी कि स्पेनिश। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो 33 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर यानी सिंहली को। 34 नंबर देख लो क्या बोला, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना दोस्तों? तो ये हो गया घ यानी कि 1948 में स्वतंत्र हुआ था। निम्न में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। 35 का जो है ग आप लोगों का ये सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर देखिए क्या बोल रहे, निम्न में कौन भारत के अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो 36 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर क, अरबी भाषा शामिल नहीं है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाए क्या? अब स्थानीय सरकार, अवशिष्ट सरकार ये नहीं है सुमेलित, बल्कि केंद्र सरकार, अवशिष्ट अधिकार ये सुमेलित होता है। 37 का घ सुमेलित नहीं है। 38 में देखो क्या बोल रहा है, क्या कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब स्थानीय स्वशासन इकाई के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हाँ 38 का सही उत्तर, कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी गलत है। पंचायत और नगर चुनाव के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक संग्रह, ये भी गलत है। तो इसका दोस्तों वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। 38 का जो है ख बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, 39 नंबर बोल रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सुमेलित दोस्तों दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, ये सुमेलित नहीं है। घ नंबर, ठीक है, क्या है घ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है, 40 निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो 40 से दोस्तों जो श्रीलंका है संघात्मक शासन प्रणाली इसमें नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 40 सवाल हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, और हम लोग आगे का सवाल देख लेते हैं। और 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? दोस्तों याद कीजिएगा, याद रख लीजिए, उस समय दोस्तों लुई 16, सही 16 तो है नहीं, इसी को बोलते हैं 16, ठीक है। तो लुई 16 का वहां शासन था। गौ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कौन था? तो दोस्तों द स्पिरिट ऑफ लॉ जो पुस्तक है इनको लिखे थे मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू 2 का ख बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है हम लोग का, यह कथन किसका है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? भाई साहब कैसे हैं, फ्रांस जो फ्रांस सीखेगा तो बाकी यूरोप खांसेगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब ये है कि जब फ्रांस में कोई भी हलचल होती है तो बाकी यूरोप में हलचल मच जाती है। तो इस कथन किसका था दोस्तों? ये इनका कथन था मेटरनिख का, ठीक है। मेटरनिख हमेशा ऐसे ऐसे कमेंट करते रहते थे। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ दोस्तों? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। दैट इज ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
और इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1870, बस 1 साल का डिफरेंस है। फ्रेडरिक सरियू कौन था? तो दोस्तों फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी चित्रकार, चित्रकार नहीं चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर गो, फ्रेडरिक सरियू तो फ्रांसीसी चित्रकार। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? काफी महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, इसको याद रख लीजिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाए 1893। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही उत्तर है। 1893 में दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। आप लोग कमेंट के बोलिए दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए, कमेंट करके आप लोग बोल सकते हो, किसी को पता है तो। चोरी, वो भी पूछ सकता है कि एग्जाम में कि आप लोग गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो दोस्तों चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी। 7 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब दोस्तों वहां पर एक पुलिस थाने में ठीक है, क्या हुआ था वहां पर? आग लगा दिए, जिंदा लोग जला दिए गए थे पुलिस थाने में। और ये घटना कहां पर हुई थी, आप लोगों को पता है तो कमेंट में बोलिएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? तो रॉलेट एक्ट आप लोग का 1919, जी हाँ दोस्तों 1919 में ये एक्ट पारित हुआ था। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों वंदे मातरम जो लिया गया वो किससे लिया गया था? वो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, एक बंगाली बुक था वो, ठीक है, उपन्यास तरीके से कह सकते हो, उसी में वंदे मातरम गीत लिखा गया था, उसी से लिया गया। बापू सबके प्यारे बापू किन्हें कहा जाता है? तो आप सभी को बोल पता है, महात्मा गांधी जी को बापू कहा जाता है। समाप्यता, अब दोस्तों भूगोल में एंट्री कर चुके हैं, हिस्ट्री कहानी खत्म है। अब हिस्ट्री के बाद भूगोल में देखेंगे। समाप्यता के आधार पर संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं सर? तो एक नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय होता है। समाप्यता मतलब समाप्त हो जाएगा। कौन सा समाप्त होता है? जो अनवीकरणीय होता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती दोस्तों वही होती है जहां पर बारिश रुकता नहीं है, मतलब जहां पहाड़ी क्षेत्र होता है। इनमें दोस्तों उत्तराखंड जो है पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर उसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है दोस्तों? तो पूर्वी तट के नदी डेल्टा का बात जब भी आएगा तो हो जाएगा जलोढ़ मृदा। जी हाँ, डेल्टा में कौन सा मृदा रहता है? जलोढ़ मृदा ही तो रहती है, क्योंकि नदी द्वारा वही मिट्टी बहा कर लाती है। 14 नंबर सवाल देखिए, किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहते हैं? दोस्तों काली मृदा जो होती है ना, जी हाँ, ब्लैक सॉइल। 14 का ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही हो जाएगा। काली मृदा को रेगर, रेगुर या स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? कौन नहीं करता? तो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन नहीं करता, मतलब जिसमें समुदाय सीधे भाग नहीं लेते हो। संयुक्त वन प्रबंधन, इसमें भी समुदाय सीधे भाग लेते हैं। चिपको आंदोलन में भी लोग सीधे भाग ले लेते हैं। बीज बचाओ आंदोलन में लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन जो वन्य जीव पशु का विहार का परिसीमन है सरकारी वाला, इसमें समुदाय भागीदारी नहीं लेता। भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी % उपजातियां भारत में पाई जाती है? बोला कि भारत जैव विविधता से समृद्ध, बिल्कुल विविधताएं हैं। यहाँ बहुत प्रकार के पशु पक्षी जीव जानवर और मनुष्य में भी बहुत सारी भिन्नताएं हैं, भाषाओं का, रंग रूप भेद धर्म का। ठीक है, विश्व में कितनी % उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो जितनी जीव जंतु उपजातियां पाई जाती है, कितने % भारत में पाया जाता है? दोस्तों भारत में ही अकेले यहाँ पर 16 नंबर का देख लीजिए, 8% पाया जाता है भारत में। ठीक है, 8% भारत में पाया जाता है। तो 16 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ये आप लोग लागू हुआ था 1972 ईस्वी में, यानी कि गौ नंबर 100% परम सत्य उत्तर हो जाएगा। भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना दोस्तों आधुनिक भारत का मंदिर कहा किसने? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने जी ने कहा था। तो 18 का गौ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर घाटी नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप जिस राज्य में रहते हो, जी हाँ, हम सबका प्यारा झारखंड। ठीक है, जोहार झारखंड। 19 का क बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो दोस्तों इससे मध्य प्रदेश प्रभावित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नदी का पानी बहता है, खेतों को बहा देता है, मतलब खेतों को डुबो देता होगा ना, ऐसा ही कुछ होता होगा, तभी प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखिए, औसत आय प्रति व्यक्ति आय जिसको बोलता है कि गणना किस प्रकार की जाती है? दोस्तों औसत आय यानी होता है देश की कुल आय, कितना देश में आय हो रहा है, बड़े देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, तो देश की कुल आय बड़े देश की कुल जनसंख्या हो जाएगा, तो देश की औसत आय निकल जाएगा, यानी 21 का जो होगा क बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएंगे। अगले सवाल देखिए क्या होता है, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो देशों का जो वर्गीकरण करता है दोस्तों, उसमें विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय को देखता है कि भाई साहब ये देश में प्रति व्यक्ति आय कितना है, ज़्यादा है कि कम है, तो उसी के आधार पर देश को वर्गीकृत करता है। गरीब है कि अमीर है, विकसित है कि विकासशील है।
नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नवीकरणीय संसाधन क्या है यहाँ पर? कोयला, पेट्रोल की भूमिगत जल। तो दोस्तों 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा जल। यह जल जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हैं और इसी के सहारे से आप लोग ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हो, जल ऊर्जा, जल विद्युत संयंत्र लगता है। तो 23 का गौ सही हो जाएगा। लोगों के विकास के लक्ष्य डैश होते हैं। तो लोगों के विकास के लक्ष्य भाई साहब अपने अलग अलग होते हैं ना, तो भिन्न और परस्पर विरोधी हो जाएंगे, ख हो जाएगा। रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटे मिल के मालिक को 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। अब क्या करता है, मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया। अब बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग कर बिस्किट के 4 पैकेट बनाई। बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में, मतलब आप 80 रुपये में खरीद कर लाए, ठीक है, 20 रुपया प्रति पैकेट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? दोस्तों जो बिस्किट का मूल्य है ना उसी को लिया है, क्योंकि इसमें सभी चीजें जुड़ गई है। इसमें आपको आटा का दाम भी जुड़ गया, तेल का दाम भी जुड़ गया, जो लेबर कॉस्ट हुआ वो भी जुड़ गया। लेकिन अगर हम सिर्फ गेहूं को लेंगे तो क्या गेहूं का दाम जुड़ा, आटा का दाम जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। उसको पिसाई का दाम जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। मेहनत का दाम जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। तो बिस्किट में वो सारे दाम आ जाएंगे, इसलिए बिस्किट को यहाँ पर लिया जाता है। विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? तो दोस्तों विनिर्माण कहाँ होता है? जी हाँ, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आता है। तो 26 का गौ सही हो जाएगा। प्राथमिक में क्या होता है? बिल्कुल जो वनस्पति होता है, वन विभाग में कुछ होता है, कृषि से संबंधित आता है प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। तृतीय क्षेत्र दोस्तों सेवा क्षेत्र हो जाता है। टीचर, जैसे मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ, ये सेवा कर रहा हूँ ना। आगे देखो 27 नंबर। अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां सवैतनिक अवकाश कोई प्रावधान नहीं। बोला अनीता क्या करता है, एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां कोई वेतन के साथ छुट्टी नहीं मिलता है। अगर तुम छुट्टी लोगे तो तुम्हारा वेतन कट जाएगा। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है, वहां उसे वर्ष में कुछ दिन संवैधानिक अवकाश मिलता है। मतलब अगर तुम कुछ दिन छुट्टी भी लोगे तो तुम्हें वेतन मिलेगा उसका। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित और किसका असंगठित? बस इतना समझो। संगठित मतलब जिसमें सरकारी होता है, असंगठित मतलब वो सरकारी नहीं होता है। इसमें फिक्स होता है सब कुछ, इसमें फिक्स नहीं होता है। तो क्या है इसमें संगठित कौन है दोस्तों? ये है सीता, क्योंकि इसमें सवैतनिक अवकाश भी मिल रहा है। तो सीता हो जाएगा संगठित और अनिता हो जाएगा असंगठित। तो क ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिता हो जाएगा असंगठित और सीता संगठित। 27 का क बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 28 देखिए क्या बोल रहा है कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? समाहित होता है, पहले से ही शामिल होता है। 28 का क बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल जैसे आप लोग देखिए बिस्कुट में क्या हुआ, आटा का दाम, गेहूं का दाम, सबका दाम जुड़ गया था। तो 28 का क हो जाएगा सही। 29 का देखो क्या बोल रहा है, 29 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। 29 का याद कर लीजिए। 29 का क बिल्कुल सही हो जाएगा। 2005 ईस्वी में दिया दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ईस्वी में आया। 29 का क। नेक्स्ट 30 में भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? दोस्तों भंडारण को दोस्तों यहाँ पर तृतीय क्षेत्र में शामिल किया था। जी हाँ, भंडारण क्या है? भंडारण एक सेवा ही है ना, जहां पर रखी जाती है वस्तुओं को। तो 30 का ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 देखिए संघीय शासन व्यवस्था में, अब दोस्तों नागरिक में आ जाएंगे। संघीय शासन व्यवस्था में संबंध में किन निम्न में से कौन असत्य है? तो दोस्तों देखिए संघीय क्या होता है? देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना, क्षेत्र विविधताओं का सम्मान करना, विविध सरकार की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, या फिर अदालतों और संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना। देखिए क्या बोल रहा है, संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, कौन सा असत्य है? तो घ नंबर बिल्कुल असत्य दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अदालतों और संविधान को और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार है। बेल्जियम यानी कि 31 का क्या हो गया, 31 का घ हो गया। 32 देखिए बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो ये दोस्तों 40% है। 32 का ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? दोस्तों तो श्रीलंका में दोस्तों तमिल को 1956 ईस्वी में राजभाषा घोषित किया गया। 33 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर देखिए क्या बोला है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं का अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया? तो कुल 22 भाषाओं का। तो 34 का हो जाएगा घ। जी हाँ दोस्तों 22 भाषाओं को यहाँ पर अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया। 35 नंबर देखिए निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों भारतीय संघ में राष्ट्रपति है, राज्य में उपराष्ट्रपति नहीं होता है। तो ख नंबर में ये गलत हो जाएगा, राज्य में राज्यपाल होता है। 35 का ख सही हो गया। 7 पार्टी अलायंस यानी कि SPA सप्तदलीय संगठन का गठन किस देश में किया गया? तो सप्तदलीय गठबंधन ये नेपाल का एक पार्टी का नाम है 7 पार्टी अलायंस। बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? दोस्तों बोलीविया जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है, लेकिन दक्षिणी को जोड़ के लतीनी है, तो लतीनी अमेरिका को हमें क्लिक कर दीजिए। लतीनी है क्या है पता नहीं, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका दोस्तों होनी चाहिए, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, आप लोगों को लतीनी का मतलब दोस्तों पता है तो कमेंट करके बोलिएगा।
क्या होता है लातिनी का मतलब यहाँ पर, ठीक है। बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। फेडेको ने किया था। 38 का क बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो 39 का जो सही हो जाए, देखिए दबाव समूह जो है वो राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के बिल्कुल भी नहीं होते हैं। दबाव समूह भाई साहब अलग है, राजनीतिक दल अलग है। राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, जबकि जो दबाव समूह होता है अपना किसी एक चीज को मनाने के लिए काम करता है। मान लीजिए कुछ गलत किया, उनको कुछ चाहिए अपना अधिकार, तो वो आंदोलन करते हैं उसके लिए। वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, जबकि चुनाव लड़ते हो, ठीक है। तो 40 नंबर सवाल देखिए क्या नेपाल में एसपी यानी 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? दोस्तों ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, यहाँ तक जब देखे हो तो एक होमवर्क तो बनता है। तो कमेंट में आप लोग जरूर बोलिए इसका आंसर क्या होगा। पहला सवाल है फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। दैट इज ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, फ्रांस की क्रांति कई बार पूछा गया है, तो याद रखना फ्रांस की क्रांति और एग्जाम में क्रांति ला देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भाई साहब आगे कौन आया था फ्रांस की क्रांति में? तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रूसो। रूसो यहाँ पर आगे आए थे फ्रांस की क्रांति में। उसके अग्रदूत कौन है? रूसो। नेक्स्ट देखिए, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो दोस्तों ये बने थे 1871 ईस्वी में, यानी 1871 ईस्वी में बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है भाई साहब? तो ये दोस्तों कहा था किसने? जी हाँ मेरे दोस्त, ये कहा था रूसो ने, ठीक है। ये बात भी रूसो ने कहा था, रूसो ने कहा था कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। अगला सवाल है दोस्तों कि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जी हाँ दोस्तों, इनकी रचना जो किया था विश्वकोश नामक ग्रंथ का वो थे दिदरो। दिदरो ने दोस्तों विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। 5 का जो ऑप्शन ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो कोई इंडियन आदमी ही लिखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये किताब लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल ये कथन है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का, यानी ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। और मैं आप लोगों को कहता हूं दोस्तों कि आप लोग मुझे मेहनत दो, मैं आप लोगों को टॉपर दूंगा। तो बस मेहनत कीजिए, टॉपर जरूर बनोगे, समझ गए। आगे देखो क्या है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों 1905 में। बहुत फेमस सवाल है, कई बार पूछा गया है, अच्छे से याद कर लीजिए। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? दोस्तों ये हमारे झारखंड से जुड़ा हुआ सवाल है। झारखंड में संताल विद्रोह हुआ था, तो ये सिद्धो और कानून थे, ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिए अच्छे से। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो उसमें दोस्तों प्रमुख तौर पर मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली जी ने भाग लिया था, मतलब ये प्रमुख नेता थे। अगला सवाल है, हमारे पर्यावरण में, ये यहाँ से दोस्तों हम लोग का भूगोल का कारवा शुरू होता है। प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो 11 का ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 12 नंबर, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किन की भूमिका नहीं है? दोस्तों भूमि निम्नीकरण मतलब क्या? भूमि का कटाव, भूमि का क्षति होना। तो दोस्तों बताइए, मधुमक्खी पालन से कभी भूमि का क्षति होता है क्या? अति पशुचारण, गाय भैंस ज्यादा घास खा देगा तो बरसात में फिर मिट्टी धुला के चल जाएगा। वनों को काटने से भी मिट्टी की हानि होती है। वन नहीं रहेंगे तो उसके जड़ कौन मिट्टी को पकड़ के रहेगा? जड़ पकड़ नहीं पाएगा, वन नहीं रहेंगे जड़ वनों का, क्योंकि पेड़ के जड़ मिट्टी को पकड़ के रहता है ना, तो वन नहीं रहेगा तो फिर मिट्टी को दिक्कत हो जाएगा। खनन से तो होता ही है, खुदाई करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। 43% यानी 43% भाग जो है वो मैदानों के रूप में पाया जाता है भारत में। लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों लौ अयस्क जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, तो ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन हो जाएगा। 14 का घ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? दोस्तों गुलाबी सिर वाली जो बतख है वो जल्दी समाप्त होने वाले हैं, मतलब जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो ये लुप्त जातियां में है, ठीक है, जल्द ही लुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, आगे देखिए क्या है, हाँ, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो दोस्तों जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वन्य जीव के आवास का विनाश से भी जैव विविधता को कम करता है। वन्य जीव को मारना या शिकार करने से भी खत्म होता है, और पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल से भी होता है। जैव विविधता मतलब क्या? जो हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार का, जो हमारे आसपास विभिन्न प्रकार का जीव जंतु पाया जाता है, इसको कम करने वाला कारक क्या है? तो ये सभी है,
आवास, वन्य जीवों के आवास को हटाओगे तो वन्य जीव कहाँ रहेगा, वन्य जीव को मार दोगे तो फिर तो खत्म, ऐसे ही हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण से भी वन्य जीव मारे जाते हैं। तो इन सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी घ नंबर सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भाई साहब? पेड़ों से जाकर चिपक जाते थे और कहते थे मत काटो। तो ये पेड़ों से यानी कि वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है, याद रखना। चिपको आंदोलन, पेड़ को जाकर गले लगाकर चिपक जाते थे। जल की कमी के क्या कारण थे दोस्तों? जल की कमी के कारण क्या है? अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। बिल्कुल सभी है यहाँ पर दोस्तों। अतिशोषण से भी होता है, अत्यधिक प्रयोग से भी खत्म होता है जल, और समाज के अलग अलग वर्गों में अलग अलग मात्रा में जल दे। मान लीजिए किसी को ज्यादा जल दे दे, किसी को कम जल दे दे, तो उससे भी जल की क्षत हानि होगा। तो घ नंबर सही हो जाएगा। टांका क्या होता है दोस्तों? टांका राजस्थान में होता है दोस्तों, जहां पर पीने के पानी को संग्रह करने के लिए भूमिगत मतलब जमीन में टैंक बनाया जाता है, जिसको हम लोग टांका बोलते हैं। जैसे हम लोग कुआं बनाते हैं उसी प्रकार का कुछ। सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? समझ रहे हो, एक ऐसा भी दिन आएगा जब जल की कमी झेलेगा। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20 करोड़। लगभग 20 करोड़ लोगों को जल से मतलब जल की कमी झेलने को मिलेगा। आगे देखिए, हम किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? किसी देश की कुल जो आय होता है और कुल जनसंख्या को भाग देकर उससे। तो 21 का ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। 22 नंबर क्या बोल रहा है कि वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष उससे या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? दोस्तों $12,056 में है, रुपया में नहीं है। इसको डॉलर से गुना कर दो, लगभग 80 रुपया सब गुना कर देना, जितना आएगा उतना डॉलर उतना रुपया हो जाएगा। उतना रुपया अगर किसी के पास होगा तो उसे दोस्तों विकसित देश के अंतर्गत कहा जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, क्या हो जाएगा? विकसित देश हो जाएगा अगर उतना पैसा होगा तो। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? विकास केवल अपने लिए, विकास केवल दूसरों के लिए, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, विकास केवल आने वाली पीढ़ी के लिए। दोस्तों इसमें सभी के लिए विकास होगा, तो विकास वर्तमान के लिए वो आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, तो वही सतत विकास होता है। तो 23 का गौ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल दोस्तों सबसे अधिक शिक्षित राज्य है, सबसे अधिक साक्षर राज्य है। यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है तथा जनसंख्या 5000 है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से क्या होगी? तो प्रति व्यक्ति आय 500, जनसंख्या कितना है? 5000, गुना कर दो, तो ये ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाए। 25 और 5 गो 0, बिल्कुल 25 लाख रुपया हो जाए यहाँ पर कुल आय। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? विनिर्माण उद्योग। तो ये क्या उद्योगों में क्या काम हो रहा है? तो देखिए हाँ, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग क्या होते हैं? जहां पर लोग दोस्तों नियोजित तो होते हैं बट उसकी उत्पादकता शून्य होती है, समझ रहे हो? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी ही होता है। आप लोग कमेंट में लिखना प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, कमेंट में आप लोग सभी लोग लिखना। नेक्स्ट देखिए क्या है, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? बोले 14 या 15 वर्ष, 14 तो 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे, ठीक है, मतलब ये स्कूल जाने वाले बच्चे बटा उस आयु के स्कूल कुल बच्चे का अनुपात जो होता है वो होता है, प्रतिशत जो होता है वो होता है निबल अनुपस्थिति अनुपात। ठीक है, सॉरी निबल उपस्थिति अनुपात। तो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 में देखिए क्या बोल रहा है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुना है। तो संगठित क्षेत्र में जो सरकारी क्षेत्र होता है, तो क्या होता है संगठित क्षेत्र मतलब दोस्तों? तो 29 का हो जाएगा, यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। ठीक है, मतलब रोजगार मिलेगा, बाकी ये सरकार के नियंत्रण से बाहर है, बिल्कुल नहीं है। कम वेतन प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं। इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, संगठित क्षेत्र में नौकरियां नियमित है और रोजगार की शर्तें भी नियमित है। आगे देखो क्या है, 30 नंबर, कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा था? दोस्तों याद रखिएगा, जो तृतीय क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र बोलते हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, ये सभी क्या है? सेवा क्षेत्र है। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? दोस्तों नागरिक हम लोग का यहाँ से शुरू होता है। क्षैतिज वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। क्षैतिज वितरण की बात करेगा दोस्तों तो याद रखिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्षैतिज वितरण के अंतर्गत आता है। तो 31 का जो होगा गोवा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्षैतिज वितरण। तो क्षैतिज सत्ता का क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता को बांटा जाता है, सरकार अधिकार दिया जाता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय वहाँ उपस्थित है। सामुदायिक सरकार किस देश में से संबंधित है? तो दोस्तों ये बेल्जियम से संबंधित है। जी हाँ, याद रख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बेल्जियम में दोस्तों सामुदायिक प्रकार की सरकार है।
बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाली की आबादी कितनी है? तो लगभग दोस्तों बेल्जियम में आप लोगों का 59%, जी हाँ 59% डच भाषा बोली जाती है। अगला सवाल देखो, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है? तो दोस्तों ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करेगा तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार हो जाती है। इनमें से कौन संघ सूची के विषय हैं? दोस्तों संघ सूची में आप लोगों का क्या आता है? आप लोग का प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग मामले, ये सारे आता है। 36 का ख बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर पुलिस, व्यापार, कृषि क्या है? ये आप लोग का राज्य सूची में है। वाणिज्य, सिंचाई, स्थानीय निकाय, ये क्या है? ये आप लोग का वाणिज्य, सिंचाई, स्थानीय निकाय, ये आप लोग का आई थिंक आप लोग का राज्य सूची में आ जाएगा। शिक्षा, वन विभाग, ये आप लोग का आ जाएगा समवर्ती सूची में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? हमारे देश में हिंदी कितने परसेंट लोग बोलते हैं? तो 40% लोग दोस्तों हिंदी बोलते हैं हम लोग को भारत में। भारत के अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? दोस्तों झारखंड की वहां पर संथाली भाषा शामिल है। झारखंड की मतलब भारत के अनुसूचित भाषाओं में संथाली भाषा का दर्जा दिया गया है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, 30%। ठीक है, 1/3 लगभग इनके लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है और अंतिम सवाल है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 1992 में दोस्तों बड़ा कदम उठाया गया था। सवाल है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता उसे क्या कहते हैं? कोई अंकुश नहीं होता तो उसको बोलते हैं निरंकुशवाद शासन व्यवस्था। ठीक है, फटाफट से देखिए दोस्तों, अभी मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। आप लोग सारी वीडियोस पहले देख चुके हैं, ये बस एक नजर दौड़ा लो एग्जाम से पहले ताकि आप लोग हाँ ये एग्जाम में आप लोग पढ़ोगे तो किताब निकालोगे कहां पर कौन सा है ढूंढोगे, कहां पर कौन सा सेट है। तो एक पूरा सेट में आप लोग का सारा क्वेश्चन, इस साल का उस साल का सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मत देने का जो अधिकार होता है दोस्तों उसे हम लोग मताधिकार बोलते हैं, यानी ख सही हो जाए। वास्तिल किले का पतन कब हुआ मेरे भाई? तो वास्तिल किले का जो पतन हुआ था वो हुआ था आप लोगों का 1789 में, यानी कि 3 का जो है ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे सवाल है हमारा, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था मेटरनिक भैया ने, तो 4 का घ सही हो जाएगा। अगला सवाल है हिलिब्रे क्या है? तो ये एक फ्रांसीसी मुद्रा है, 5 का क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन जी के बीच में समझौता हुआ था। गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता का किसने बुलाया था, किसने संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गीतांजलि किसकी रचना है दोस्तों? तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। अगला सवाल है हमारा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया मेरे भाई? तो ये आप लोग हो जाएगा भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने इसकी स्थापना किया था। 9 का घ सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 10 नंबर, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान दोस्तों 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, बिल्कुल रेडी मेड। आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? जैव की अजैव? तो दोस्तों ये जैव संसाधन ही हो जाएगा क्योंकि जीवित है प्राणी है ना। तो 11 का हो जाएगा। 12 नंबर देखो क्या बोल रहा है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे कृषि योग्य भूमि बोलेंगे। खेती की जाती है भैया तो कृषि योग्य भूमि होगा ना। बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है दोस्तों? तो बांगर और खादर आप लोगों का जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। 2 टाइप्स होता है बांगर और खादर। पुराना को बोलते हैं खादर, सॉरी बांगर, और नया मिट्टी को बोलते हैं खादर। संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई थी? दोस्तों संयुक्त वन प्रबंधन की औपचारिक शुरुआत 1988 में कहां से हुई थी? तो ये हो जाएगा आप लोग का 14 का जो है ग, यानी उड़ीसा से हुई थी। याद रखना दोस्तों। तो भारतीय वन्य अधिनियम संरक्षण नियम कब लागू किया था? तो याद रखना वो 1972 में लागू किया गया था, यह इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1 साल बाद 1973 में हुआ था। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए क्या है, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो 1/3 हिस्सा किस वन का है दोस्तों? तो वो रक्षित वन का है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। 16 नंबर, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर के संसाधन का उपयोग करते हैं? तो 16 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा क्या? जी हाँ 25%। 16 का क सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की नीति किस कारण से कम हो रही है? तो 17 का दोस्तों सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 17 का पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की नीति दोस्तों ये इंदिरा गांधी नहर से 12 जल सुविधा मिल रही है, इस वजह से कम हो रही है। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में किसे परिवर्तित कर दिया? तो फसल प्रतिरूप को दोस्तों सिंचाई ने परिवर्तित कर दिया है। सिंचाई से क्या फसल प्रतिरूप भी परिवर्तन होता है ना। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे हो जाती है? औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना, अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना, जल की मात्रा में वृद्धि होना। बोला अत्यधिक जल के होने के बावजूद भी जल दुर्लभता कैसे होती है? कैसे होती है? तो जल की मात्रा में वृद्धि होना ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना, या फिर औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में
कमी होना। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों हमको लग रहा है, औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना भी लग रहा है, और जो अत्यधिक प्रयोग से औद्योगिकरण से कचरा आप लोग जाएगा जल में, तो जल को दूषित कर ही देगा। ठीक है, तो जल होने के बावजूद भी, देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, जल उपलब्ध होने के बावजूद भी जल दुर्लभ था। तो क्या जल दुर्लभ उपलब्ध है, औद्योगिक कचरों के द्वारा जो दूषित है वो जल तो है, बट वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 20 नंबर, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता, तो सूर्य ग्रहण नहीं होता है, ये कभी होता है क्या, 20 का घ हो जाएगा। यूएनडीपी के अनुसार किस देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से क्या कौन सा है। किस देश का विकास किससे मापते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, ये सभी मापते हैं। तो 21 का जो घ नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, यहां पर अगर सिर्फ दोस्तों रहता प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, और बाकी ये सब नहीं रहता, तो हम प्रति व्यक्ति आय को टिक करते हैं। समझ गए। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार क्या होगा वह देश, तो इसका क और ख दोनों सही हो जाएगा, याद रखना। ये क और ख ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको औसत आय भी हम लोग बोलते हैं, कुल आय बटे कुल जनसंख्या। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है, तो भावी पीढ़ी का कल्याण कौन, धारणीय विकास करता है, यानी अपना विकास साथ साथ में आने वाली पीढ़ी का भी विकास। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है, तो इनमें सेवा क्षेत्र में क्या होता है, परिवहन होता है, संचार होता है, बैंकिंग, ये सारे सेवा क्षेत्र में आते हैं। जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार की दिनों की संख्या कितना है, कितना दिन रोजगार मिलेगा नरेगा के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें याद रखना, आप लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, मतलब आप लोगों को नहीं, जो भी नरेगा में काम करेगा। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किसमें होता है, तो आपको पता है दोस्तों, संगठित क्षेत्र में सवेतन छुट्टी का प्रावधान होता है। 29 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग क्या अपनी कार्य की क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, तो हाँ अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, जैसे कृषि क्षेत्र में हो गया। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है, तो उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध दोस्तों आप लोगों का तृतीय क्षेत्र स्थापित करता है, जो सेवा क्षेत्र होता है। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप में से है, तो इसका सही उत्तर सत्ता का क्षैतिज वितरण के द्वारा नियंत्रण होता है, याद रखना। अगला सवाल है, 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन है। 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है, 7 आकर संघ बनाने का संघ का उदाहरण है। नेक्स्ट है, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर दोस्तों आप लोग ग्राम पंचायत समिति का गठन होता है, और घ नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में से कौन शामिल है। सत्ता का विकेंद्रीकरण में क्या होता है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार में बढ़ जाता है, तो 34 का घ नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 35 नंबर क्या बोल रहा है, देखो 35 नंबर बोल रहा है, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, तो 35 नंबर दोस्तों नगर निगम के प्रधान को क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं, याद रखना, नगर निगम के प्रधान को क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। 36 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बोलोविया की सरकार ने कोचबंबा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था, तो अंतरराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था भाई साहब। तो 36 का क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा, मतलब हाँ अंतरराष्ट्रीय मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो ये हो जाएगा 36 का ग बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में कौन असत्य है, तो दोस्तों चारों ऑप्शन आप पढ़ लेना, मैं आंसर बोलता हूँ। 37 का सारा चीज आप लोगों को पहले ही समझा चुका है। 37 का जो है ना, दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, दबाव समूह कभी भी दोस्तों जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगला सवाल है, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से हुई थी, तो दोस्तों आप लोग इतना जब देख ही रहे हो तो इसको आंसर भी कमेंट में कर दो। ठीक है, 38 का क्या होगा। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर, भारत में अपशिष्ट विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अपशिष्ट विषय दोस्तों केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अपशिष्ट विषय को जो बाकी बचे हुए विषय होते हैं वो केंद्र सरकार देख लेता है, समझ रहे हो। और जो राज्य सूची में राज्य सरकार देखता है, केंद्र सूची में मतलब संघ सूची में केंद्र सरकार देखता है, और संवर्ती सूची में दोनों सरकारें देखती है, बट जो अवशिष्ट अधिकार है वो कौन देखता है, केंद्र सरकार देखता है। भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है, 40 नंबर, तो तीसरा स्तर दोस्तों होता है स्थानीय सरकार। पहला स्तर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार, समझ गए। ये था दोस्तों 40 सवाल। चलिए आगे और देख लेते हैं। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का, ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। ठीक है, एक का जो ख नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना, तो ये बना था दोस्तों 1871 में, जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में, तभी जर्मनी का प्रथम चांसलर बना था कौन, बिस्मार्क जी। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ, ये कथन किस दार्शनिक का है, तो दोस्तों ये आप लोग का हो जाएगा किसका, रूसो का है, ग नंबर सही हो जाएगा।
किसके कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में एक आदर्श समाज की स्थापना कल्पना की गई थी? तो दोस्तों ये फ्रेडरिक सरियू जो कि एक चित्रकार थे, उनके कल्पना में। जो 4 का घ सही हो जाएगा। 5 नंबर, यंग इटली के संस्थापक स्थापना किसने किया? तो वो मेत्सिनी यानी मेजिनी, जो बोलना है बोलो। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? तो ये हुई थी दोस्तों आप लोगों का चौरी चौरा हिंसात्मक घटना से हुई थी। 7 नंबर सवाल देखो क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 7 नंबर का हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ख यानी कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। 8 का ख। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ग यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना दोस्तों अब्दुल गफ्फर खां यानी ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? नवीकरणीय कौन नहीं है? तो यहाँ पर कोयला जो है दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? सारा चीज मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका है दोस्तों, ये जस्ट रिवीजन है। 200 किलोमीटर के बाद दोस्तों आप लोगों का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख 27% भाग पर दोस्तों पठारी भाग है। 13 का ख हो गया। 14 नंबर देखो क्या बोल रहा है, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? तो मृदा अपरदन का दोस्तों आप लोगों का हिम जो है वो कारण नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। बाकी जल वायु वन सभी आप लोगों का मृदा अपरदन का कारण है। 15 में देखो क्या बोला, 15 नंबर बोल रहा है भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? लुप्त होने का खतरा कितने परसेंट का है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है, यानी कि 15 का ख आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधि वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों ये आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है चीड़ नामक वृक्ष, ठीक है, जिससे औषधि बनता है। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु उदारतापूर्ण, मतलब बड़ा एक लाइन है, पढ़ लेना इसको। तो ये चीज किसने कहा था? ये दोस्तों गौतम बुद्ध जी ने कहा था, यानी ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 में देखो क्या बोल रहा है, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? दोस्तों महासागर में टोटल 96.5% भाग पाया जाता है। कुल आयतन मतलब जितना पानी है उसका 96.5% भाग कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बाढ़ पर नियंत्रण है, सिंचाई की सुविधा है, जल विद्युत उत्पादन, सभी का सभी, यानी घ नंबर सही हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की नीति किस कारण से कम हो रही है? तो इंदिरा गांधी 12 मासी जल सुविधा से, ख सही हो जाएगा। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है। कुल आय को कुल आदमी से भाग दोगे, कुल जनसंख्या से भाग दोगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा आपका। इसको औसत आय भी बोलते हैं। एक अमीर परिवार की लड़की नहीं, लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो दोस्तों ये उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उसको भी उतनी स्वतंत्रता मिले, ये अमीर लड़की का सोच है, उसका ये स्वतंत्रता चाहिए। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले जितने बच्चे मर जाएंगे उसका अनुपात दोस्तों क्या कहेंगे? उसको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ख नंबर सही हो जाता है इसका। 24 का ग नंबर देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 24 का, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? कोयला, पेट्रोलियम की विद्युत। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर बिल्कुल सभी का सभी है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 24 का उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, तृतीयक में क्या नहीं आता है? बैंकिंग, अध्यापन, ये सारे हैं, बट मधुमक्खी पालन जो है वो तृतीयक में नहीं आता है, ठीक है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कॉल सेंटर में काम करने वाली भी आप लोग का तृतीयक में आता है। मनरेगा का विस्तारित रूप चुने। मनरेगा को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ख नंबर सही हो जाएगा। 27 देखो लो, किसी वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो 27 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ख नंबर, यानी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कुल सकल घरेलू उत्पाद, सभी अंतिम वस्तु जो होता है उसका, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहा जाता है। 27 नंबर देखो क्या बोल रहा है, सॉरी 28 नंबर, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स है, नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि? सरकारी में है तो वो प्राथमिक नहीं, वो सॉरी नर्स है ना तो तृतीय क्षेत्रक हो जाएगा, और नहीं सॉरी यहाँ पर प्राथमिक है, द्वितीयक है, संगठित है, तो सरकारी में है तो संगठित हो जाएगा, ठीक है। और बात करें कौन सा प्रथम द्वितीय तृतीयक, तो तृतीयक क्षेत्र में काम करता है, क्योंकि एक सेवा क्षेत्र होगा, ये नर्स सेवा कर रहा है ना। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों? तो छुपी हुई बेरोजगारी दोस्तों कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, समझ रहे हो। 29 का ख सही हो जाएगा। 30 नंबर, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते। कौन सा क्षेत्र के श्रमिक दोस्तों माल का उत्पादन नहीं करते हैं?
तो ये दोस्तों आप लोग का 30 का ग नंबर सही हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों 31 का दोस्तों असत्य पूछा है ना, तो ये सही हो जाएगा। बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदाय का असमान प्रतिनिधित्व नहीं, बिल्कुल समान प्रतिनिधित्व है दोस्त, असमान नहीं है, इसलिए असत्य है। गौ नंबर हो गया। उसके बाद संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? तो संघात्मक कौन नहीं है? श्रीलंका दोस्तों संघात्मक नहीं है, वो आपका एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। ठीक है, इसमें दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो संघात्मक प्रणाली देश हो जाएगा। इशारे है, श्रीलंका नहीं है। ठीक है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो श्रीलंका में है, अभी बताया ना, श्रीलंका संघात्मक नहीं है, एकात्मक है। शिक्षा किस सूची में शामिल है दोस्तों? तो शिक्षा आप लोगों का किस में शामिल हो जाएगा? जी हाँ, ये आप लोगों का समवर्ती सूची में। इस पर कानून राज्य सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकता है। भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की होती है? तो स्थानीय शासन प्रणाली 3 स्तर की होती है। त्रिस्तरीय आप लोग का त्रिस्तरीय होता है ना, कि पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, फिर जो वार्ड परिषद होता है, 3 गो होता है। नेक्स्ट है, संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। संघीय सरकार की विशेषता क्या नहीं होती है? तो संघीय सरकार की विशेषता दोस्तों निर्वाचित प्राधिकारी सरकार के सर्वोच्च ताकत उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होती है। 36 का गौ हो जाएगा। निम्न में कौन सुमेलित है? सुमेलित कौन है दोस्तों? तो संघीय सूची पुलिस व्यापार, संघ सूची पुलिस व्यापार दोस्तों ये सुमेलित नहीं है। तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत है। और कौन सुमेलित है? तो ये तो सुमेलित नहीं है। ठीक है, संघ सूची में दोस्तों पुलिस व्यापार, पुलिस कृषि व्यापार नहीं है। आप लोग राज्य सूची में आता है। राज्य सूची में प्रतिरक्षा बैंकिंग प्रणाली, ये भी नहीं आता, तो ये भी सुमेलित नहीं है। समवर्ती सूची में आता है आपका वन विभाग और उत्तराधिकारी, भी सही है। और अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार, मतलब गौ और घौ इसका दोनों सही हो रहा है। ठीक है, इसका दोनों सही हो रहा है। इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? एक हित समूह कौन है दोस्तों? तो बामसेफ जो दोस्तों एक हित समूह है। 38 का घ नंबर सही हो जाएगा। बामसेफ क्या है? एक हित समूह है, लोग हितों में कार्य करता है। नेपाल में हुई जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया? तो दोस्तों नेपाल में जनसंघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। ठीक है, अगला सवाल है, लोकतंत्र और जनतंत्र के संबंध में क्या असत्य है? लोकतंत्र और जनतंत्र के संबंध में क्या असत्य है? तो लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, बिल्कुल भी नहीं। लोकतंत्र दोस्तों के द्वारा जनसंघर्ष के माध्यम से क्या होता है? विकास अवरुद्ध नहीं होता है, तो ये असत्य है। 40 का क सही हो जाएगा।